अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, लेकिन बार बार नुकसान हो रहा है या समझ नहीं आ रहा कि कौन सा शेयर सही है और कौन सा गलत, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टिंग गाइड्स में गिना जाता है, दी 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना, सही कंपनियां चुनना और भावनाओं से नहीं, समझदारी से निवेश करना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सफल स्टॉक निवेश के 5 नियम। 1, अपना होमवर्क करें। डू योर होमवर्क। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि किसी दोस्त ने बताया या टीवी पर सुना। ये निवेश नहीं, जुआ है। डीप रिसर्च। निवेश करने से पहले कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें, बिजनेस को समझें। यदि आप ये नहीं समझा सकते कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो आपको उसका शेयर नहीं खरीदना चाहिए। स्वतंत्र विचार। अपनी राय खुद बनाएं। बाजार के शोर, मार्केट नॉइज से प्रभावित न हो। 2, एक इकोनॉमिक मोट वाली कंपनी खोजें। फाइंड इकोनॉमिक मोट्स। मोट, खाई, वो सुरक्षा कवच है जो एक कंपनी को उसके प्रतिद्वंद्वियों से बचाती है। टिकाऊ लाभ। अगर कोई कंपनी बहुत मुनाफा कमा रही है, तो दूसरी कंपनियां भी वैसा ही बिजनेस शुरू करेंगी। केवल वही कंपनी टिकेगी जिसके पास मोट होगा। लेखक का सुझाव, हमेशा वैसी कंपनियां चुनें जिनका मोट समय के साथ चौड़ा हो रहा हो। 3, सुरक्षा का मार्जिन रखें। हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये नियम निवेश की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। कीमत बनाम मूल्य, प्राइस वर्सेस वैल्यू। किसी शेयर की बाजार कीमत, मार्केट प्राइस, और उसकी वास्तविक कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, अलग अलग हो सकती है। डिस्काउंट पर खरीदे। मान लीजिए एक शेयर की असली कीमत 100 रुपए है। डोर्सी के अनुसार आपको उसे 70 रुपए या 80 रुपए में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। ये 20 रुपए 30 रुपए का अंतर ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जोखिम कम करना। अगर आपकी गणना थोड़ी गलत भी हो जाए, तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बड़े नुकसान से बचा लेती है। 4, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। होल्ड फॉर दी लॉन्ग हॉल। शेयर बाजार में असली पैसा शेयर खरीदने बेचने से नहीं, बल्कि इंतजार करने से बनता है। कंपाउंडिंग की शक्ति। छोटे निवेश को बड़ा बनने के लिए समय चाहिए होता है। खर्चों में कमी। बार बार ट्रेडिंग करने से ब्रोकरेज और टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके मुनाफे को खा जाते हैं। धैर्य। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो उसे कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करें। 5, जाने कि कब बेचना है। नो व्हेन टू सेल। शेयर बेचना उसे खरीदने से ज्यादा मुश्किल होता है। डोर्सी कहते हैं कि आपको शेयर केवल तभी बेचना चाहिए जब आपने गलती की हो, यदि आपकी शुरुआती रिसर्च गलत साबित हो जाए, फंडामेंटल्स बदल गए हों, कंपनी का बिजनेस मॉडल अब काम नहीं कर रहा, या उसका मोट खत्म हो गया हो, कीमत बहुत ज्यादा हो, शेयर की कीमत उसकी असली वैल्यू से बहुत ऊपर, ओवरवैल्यूड, चली गई हो। बेहतर अवसर। जब आपके पास मौजूद शेयर से कहीं बेहतर और सस्ता विकल्प बाजार में मौजूद हो। चैप्टर 2, उन गलतियों को पहचानें जिनसे बचना है। इस अध्याय में डोर्सी ने मुख्य रूप से 7 मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक गलतियों का वर्णन किया है। 1, अगला माइक्रोसॉफ्ट खोजने की कोशिश करना। दी सर्च फॉर दी नेक्स्ट बिग थिंग। ज्यादातर निवेशक ऐसी कंपनी ढूंढना चाहते हैं जो रातों रात 100 गुना बढ़ जाए। जोखिम। ऐसी कंपनियां अक्सर बहुत रिस्की होती हैं और उनके पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल नहीं होता। सलाह, अगली जैकपॉट कंपनी खोजने के बजाय उन कंपनियों पर ध्यान दें जो पहले से ही पैसा कमा रही है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है। 2, ये सोचना कि इस बार मामला अलग है। थिंकिंग दिस टाइम इज डिफरेंट। इतिहास गवाह है कि बाजार हमेशा एक चक्र, साइकिल में चलता है। तेजी के बाद मंदी आती है। जब मार्केट बहुत ऊपर होता है
तो लोग तर्क देते हैं कि पुरानी थ्योरी अब काम नहीं करेगी। सच्चाई, अर्थशास्त्र के बुनियादी नियम जैसे वैल्यू और मुनाफा कभी नहीं बदलते। जब भी लोग इन नियमों को भूलते हैं, वे भारी नुकसान उठाते हैं। 3. उत्पाद को बिजनेस समझ लेना। कंफ्यूजिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट विद अ ग्रेट बिजनेस। सिर्फ इसलिए कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि एक शानदार कार या फोन, इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक अच्छा निवेश भी है। चेक करें, क्या कंपनी उस प्रोडक्ट से मुनाफा कमा रही है? क्या कॉम्पिटिटर्स उसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं? एक अच्छा प्रोडक्ट बिना इकोनॉमिक मोट के एक फ्लॉप इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 4. गिरते बाजार में डर जाना। पैनिक इन अ डाउन मार्केट। जब शेयर की कीमतें गिरती हैं, तो लोग डर कर अपना निवेश बेच देते हैं। नुकसान, वे तब बेचते हैं जब कीमतें सबसे कम होती है। सही तरीका, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स, बुनियादी आधार नहीं बदले हैं, तो बाजार की गिरावट आपके लिए और अधिक शेयर सस्ते में खरीदने का एक अवसर, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 5. मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना। ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। लोग सोचते हैं कि वे बिल्कुल निचले स्तर बॉटम पर खरीदेंगे और उच्चतम स्तर टॉप पर बेचेंगे। हकीकत, कोई भी नहीं जानता कि बाजार कल कहाँ होगा। बाजार के समय टाइमिंग के पीछे भागने से आप अच्छे निवेश के अवसर खो देते हैं। 6. वैल्यू ट्रैप में फंसना। हर सस्ता शेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वैल्यू ट्रैप क्या है? जब कोई शेयर बहुत सस्ता, कम पे रेशो दिखता है, लेकिन असल में उस कंपनी का बिजनेस खत्म हो रहा होता है। सावधानी, सिर्फ कम कीमत देखकर न खरीदे, ये भी देखे कि कंपनी का भविष्य कैसा है। 7. अत्यधिक विविधीकरण, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जरूरत से ज्यादा कंपनियों के शेयर खरीदना भी एक गलती है। अगर आप 50 से 100 कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो एक इंडेक्स फंड बन जाता है। डोर्सी का सुझाव, केवल 15 से 20 अच्छी कंपनियों पर ध्यान दें, जिन्हें आप गहराई से समझते हैं। चैप्टर 3 इकोनॉमिक मोड क्या है? जिस तरह पुराने जमाने में किलों की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर पानी की गहरी खाई, मोट, खोदी जाती थी ताकि दुश्मन हमला न कर सके, उसी तरह एक इकोनॉमिक मोड कंपनी के ऊंचे मुनाफे को प्रतिस्पर्धियों, कॉम्पेटिटर्स से बचाती है। मोट क्यों जरूरी है? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का नियम है कि जहां भी ज्यादा मुनाफा होगा, वहां प्रतिद्वंद्वी आएंगे। अगर कंपनी के पास मोट नहीं है, तो प्रतियोगी आकर उसका मुनाफा कम कर देंगे और अंततः कंपनी का शेयर गिर जाएगा। मोट के 4 मुख्य स्रोत, दी 4 सोर्सेज ऑफ मोट। डोर्सी ने कंपनियों में खाई पैदा करने वाले 4 असली कारकों को बताया है। 1. अमूर्त संपत्ति, इंटैंजिबल एसेट्स। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी को बढ़त दिलाती है। ब्रांड, केवल नाम होना काफी नहीं है। ब्रांड मोट तब बनता है जब ग्राहक उस नाम की वजह से ज्यादा कीमत देने को तैयार हो, जैसे एप्पल या कोका कोला। पेटेंट, दवा कंपनियों जैसे फाइजर के पास पेटेंट होते हैं, जिससे कोई और उनकी दवा नहीं बना सकता। लाइसेंस, रेगुलेटरी लाइसेंसेस, कुछ क्षेत्रों में सरकार सीमित लाइसेंस देती है, जैसे कैसीनो या कचरा प्रबंधन, जो एक प्राकृतिक मोड बनाता है। 2. स्विचिंग कॉस्ट, जब किसी ग्राहक के लिए एक कंपनी का प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे पर जाना बहुत महंगा, समय लेने वाला या मुश्किल हो। उदाहरण, बैंक या सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एडोबी। एक बार जब कोई कंपनी इन पर अपना डेटा डाल देती है, तो उसे बदलना बहुत कठिन होता है। 3. नेटवर्क प्रभाव, द नेटवर्क इफेक्ट। ये सबसे शक्तिशाली मोड है। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा लोग उस सर्विस का उपयोग करेंगे, वो सर्विस उतनी ही कीमती होती जाएगी। उदाहरण, मास्टरकार्ड, वीजा या फेसबुक। लोग इनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब भी कर रहे हैं। 4. लागत लाभ, कॉस्ट एडवांटेजेस। अगर कोई कंपनी अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बहुत सस्ते में सामान बना सकती है, तो वो कीमत घटाकर
उन्हें बाजार से बाहर कर सकती है। पैमाने की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे वॉलमार्ट या अमेज़न, जो इतने बड़े हैं कि वे सप्लायर से भारी छूट लेते हैं। अद्वितीय प्रक्रिया, यूनिक प्रोसेस जैसे कम लागत पर स्टील बनाने की कोई खास तकनीक। क्या मोट नहीं है? मिस्टेकन मोट्स। डोर्सी चेतावनी देते हैं कि निवेशक अक्सर इन्हें मोट समझ लेते हैं, जबकि ये स्थायी नहीं होते। एक, शानदार प्रोडक्ट पुराना हो सकता है, जैसे नोकिया के फोन। दो, बड़ी मार्केट शेयर। सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं है अगर मुनाफे का मार्जिन कम हो। तीन, कुशल मैनेजर बदल सकते हैं, इसलिए बिजनेस का खुद में मजबूत होना जरूरी है। चैप्टर 4, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इस अध्याय में लेखक ने 3 प्रमुख वित्तीय रिपोर्टों, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, को विस्तार से समझाया है। 1, आय विवरण, द इनकम स्टेटमेंट। यह रिपोर्ट बताती है कि एक निश्चित समय, जैसे 1 साल, में कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। रेवेन्यू, राजस्व, कुल बिक्री कितनी हुई। ग्रोस प्रॉफिट, सामान बनाने की लागत घटाने के बाद बचा पैसा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिट, बिजनेस चलाने के खर्चों के बाद बचा पैसा। नेट इनकम, शुद्ध लाभ, टैक्स और ब्याज देने के बाद अंत में बचा हुआ मुनाफा। डोर्सी की सलाह, सिर्फ नेट इनकम न देखें, यह भी देखें कि क्या राजस्व, रेवेन्यू, हर साल बढ़ रहा है। 2, बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है जो बताती है कि एक खास तारीख पर कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। ये एक साधारण समीकरण पर आधारित है। एसेट्स, कंपनी के पास क्या है, नकद, फैक्ट्रियां, इन्वेंटरी। लायबिलिटीज, कंपनी को क्या चुकाना है, कर्ज, बिल। इक्विटी, देनदारियां चुकाने के बाद शेयरधारकों का हिस्सा। चेतावनी, यदि लायबिलिटीज, कर्ज, बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ये खतरे की घंटी है। 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डोर्सी इसे सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानते हैं, क्योंकि मुनाफा, प्रॉफिट तो केवल कागजों पर भी हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो असली नकदी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बिजनेस के सामान्य कामकाज से आया पैसा। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, कंपनी ने नई मशीनों या संपत्तियों में कितना निवेश किया। फाइनेंसिंग कैश फ्लो, कर्ज लेने या चुकाने और डिविडेंड देने का विवरण। फ्री कैश फ्लो, ये वो पैसा है जो सारे खर्चों के बाद कंपनी के पास बचता है। डोर्सी कहते हैं कि यही वो असली पैसा है जिसका उपयोग डिविडेंड देने या बिजनेस बढ़ाने में होता है। डोर्सी के क्विक चेक। लेखक ने कुछ ऐसे संकेत बताए हैं जिनसे आप तुरंत कंपनी की सेहत जान सकते हैं। 1, बढ़ता मुनाफा, कंसिस्टेंट अर्निंग्स, क्या पिछले 5 से 10 सालों में मुनाफा लगातार बढ़ा है। 2, कैश फ्लो बना मुनाफा, क्या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हमेशा नेट इनकम से ज्यादा है। अगर नहीं, तो कंपनी शायद अपना मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। 3, कर्ज, डेट, क्या कंपनी पर इतना कर्ज है कि वो उसे आसानी से नहीं चुका सकती। 4, शेयर्स की संख्या, क्या कंपनी नए शेयर जारी करके मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी कम, डाइल्यूशन, कर रही है। चैप्टर 5, लाभप्रदता का विश्लेषण, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। डोर्सी का कहना है कि सिर्फ मुनाफा कमाना काफी नहीं है, यह देखना जरूरी है कि कंपनी अपनी पूंजी, कैपिटल, का कितनी कुशलता से उपयोग कर रही है। इसके लिए वे 4 मुख्य टूल्स बताते हैं। 1, एसेट टर्नओवर। यह अनुपात बताता है कि कंपनी अपनी संपत्ति, एसेट्स, का उपयोग करके कितनी बिक्री, सेल्स, पैदा कर रही है। मतलब, अगर किसी कंपनी के पास 100 रुपए की संपत्ति है और वो 200 रुपए की बिक्री कर रही है, तो उसका एसेट टर्नओवर 2 है। ये जितना अधिक हो उतना बेहतर है। 2, प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी हर 1 रुपए की बिक्री पर कितना पैसा बचाती है। नेट मार्जिन, टैक्स और खर्चों के बाद बचा मुनाफा। महत्व, ऊंचे मार्जिन वाली कंपनियां अक्सर इकोनॉमिक मोड वाली होती हैं। डोर्सी के अनुसार, अगर किसी कंपनी का नेट मार्जिन 15% से ज्यादा है तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है। 3, इक्विटी पर रिटर्न,
रिटर्न ऑन इक्विटी रो। ये शेयर धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुपात है। ये बताता है कि कंपनी शेयर धारकों के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। बेंचमार्क। डोर्सी कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी का रो लगातार 15% से अधिक होना चाहिए। चेतावनी। कभी कभी कंपनियां बहुत ज्यादा कर्ज डेट लेकर रो को बढ़ा देती है, इसलिए हमेशा कर्ज की भी जांच करें। 4. निवेशित पूंजी पर रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल रॉक। डोर्सी रॉक को रो से भी बेहतर मानते हैं। यह बताता है कि कंपनी ने अपने पूरे पैसे इक्विटी प्लस कर्ज पर कितना रिटर्न कमाया। यह कंपनी की असली कार्यक्षमता एफिशिएंसी को दर्शाता है। सुनहरा नियम। यदि किसी कंपनी का रॉक उसकी पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अधिक है तो वो वैल्यू पैदा कर रही है। लाभप्रदता का फ्री कैश फ्लो टेस्ट दी फ्री कैश फ्लो टेस्ट। डोर्सी ने एक बहुत ही बढ़िया नियम बताया है जिसे फ्री कैश फ्लो सेल्स रेशो कहते हैं। यदि कोई कंपनी अपनी कुल बिक्री सेल्स का 5% से अधिक हिस्सा फ्री कैश फ्लो के रूप में बचा लेती है तो वो एक कैश मशीन है। ये पैसा कंपनी डिविडेंड देने, कर्ज चुकाने या बिजनेस बढ़ाने में लगा सकती है। क्या लाभप्रदता टिकाऊ है? सस्टेनेबिलिटी। अध्याय के अंत में डोर्सी याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ 1 साल के अच्छे नंबर नहीं देखने चाहिए, हमें पिछले 5 से 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। क्या मुनाफे में स्थिरता है? क्या मार्जिन गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं? चैप्टर 6 मैनेजमेंट का मूल्यांकन। डोर्सी ने मैनेजमेंट को परखने के लिए 3 मुख्य पैमाने बताए हैं। 1. पूंजी का आवंटन कैपिटल एलोकेशन। ये एक सीईओ का सबसे महत्वपूर्ण काम है। कंपनी जो मुनाफा कमाती है, मैनेजमेंट उसका क्या करती है? पुनर्निवेश रीइन्वेस्टमेंट। क्या वे पैसा वापस बिजनेस में लगा रहे हैं ताकि वह बच सके? अधिग्रहण एक्विजिशंस। क्या वे दूसरी कंपनियों को सही दाम पर खरीद रहे हैं या सिर्फ बड़ा दिखने के लिए फालतू खरीदारी कर रहे हैं? डिविडेंड और बायबैक। क्या वे शेयरधारकों को पैसा लौटा रहे हैं? डोर्सी कहते हैं कि मैनेजमेंट को शेयर तभी वापस खरीदने बायबैक चाहिए जब शेयर की कीमत उसकी असली वैल्यू से कम हो। 2. ऑपरेशनल क्षमता एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस। मैनेजमेंट अपने लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरह हासिल कर रहा है? क्या वे जो वादे एनुअल रिपोर्ट में करते हैं उन्हें पूरा करते हैं? पिछले 5 सालों में कंपनी के मार्जिन और रिटर्न रॉक कैसे रहे हैं? 3. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ईमानदारी कैरेक्टर इंटेग्रिटी। क्या मैनेजमेंट ईमानदार है? इसे जांचने के लिए डोर्सी कुछ खतरे की घंटियां रेड फ्लैग्स बताते हैं। अत्यधिक वेतन एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन। क्या कंपनी का मुनाफा गिर रहा है लेकिन मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ रही है? भ्रामक बातें। क्या वे अपनी गलतियों को छुपाते हैं या उन्हें खुले तौर पर स्वीकार करते हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या कंपनी अपने ही प्रमोटरों की दूसरी कंपनियों के साथ संदिग्ध सौदे कर रही है? शेयर डाइल्यूशन। क्या वे बार बार नए शेयर जारी करके मौजूदा निवेशकों की हिस्सेदारी कम कर रहे हैं? मैनेजमेंट को परखने के तरीके हाउ टू चेक। डोर्सी कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। चेयरमैन का लेटर पढ़ें। पिछले 3 से 4 सालों के लेटर पढ़ें। देखें कि क्या उन्होंने जो कहा था वो किया। प्रॉक्सी स्टेटमेंट देखें। इसमें मैनेजमेंट की सैलरी और उनके पास मौजूद शेयर्स की जानकारी होती है। अगर मैनेजमेंट के पास खुद कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं तो वे कंपनी को बेहतर चलाने के लिए प्रेरित होंगे। इसे स्किन इन दी गेम कहते हैं। चैप्टर 7 वित्तीय गड़बड़ियों को कैसे पहचानें। लेखक ने कुछ प्रमुख खतरे के संकेतों रेड फ्लैग्स का वर्णन किया है। 1. मुनाफा है पर कैश नहीं अर्निंग्स विदाउट कैश। यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई कंपनी रिपोर्ट में बहुत नेट इनकम मुनाफा दिखा रही है लेकिन उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नकारात्मक है या बहुत कम है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। चेतावनी। कंपनियां सामान उधारी पर बेचकर उसे मुनाफे में दिखा सकती है लेकिन अगर पैसा जेब में नहीं आ रहा तो वो मुनाफा नकली है। 2. रिसीवेबल्स में अचानक वृद्धि। रिसीवेबल्स
वो पैसा है जो ग्राहकों से मिलना बाकी है। यदि कंपनी की बिक्री सेल्स 10% बढ़ी है लेकिन उसके रिसीवेबल्स 50% बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपना सामान जबरदस्ती बाजार में डंप कर रही है या उसे पैसे वसूलने में दिक्कत हो रही है। 3. एकमुश्त खर्च या लाभ, वन टाइम चार्जेस। कुछ कंपनियां हर साल कुछ न कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स या वन टाइम चार्जेस दिखाती है। सावधानी, अगर कोई एकमुश्त खर्चा हर साल हो रहा है तो वो असल में कंपनी का नियमित खर्चा है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा दिखे। 4. इन्वेंट्री का जमा होना, इन्वेंट्री बिल्डअप। अगर कंपनी के गोदाम में माल इन्वेंट्री उसकी बिक्री की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो कंपनी का माल बिक नहीं रहा है या कंपनी अपनी उत्पादन लागत को छुपाने के लिए जरूरत से ज्यादा माल बना रही है। 5. अकाउंटिंग नीतियों में बदलाव। यदि कोई कंपनी अचानक अपनी डेप्रिसिएशन घिसावट की गणना करने का तरीका बदल दे या राजस्व रेवेन्यू पहचानने का तरीका बदल दे तो सावधान हो जाएं। अक्सर ऐसा मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए किया जाता है। 6. निवेश आय पर निर्भरता। अगर कंपनी का मुख्य बिजनेस कोर बिजनेस पैसा नहीं कमा रहा और वो अपनी अदर इनकम जैसे संपत्ति बेचना या ब्याज के दम पर मुनाफा दिखा रही है तो ये एक कमजोर कंपनी की निशानी है। डोर्सी का सुझाव, फुटनोट्स जरूर पढ़ें। डोर्सी कहते हैं कि सबसे गहरे राज अक्सर एनुअल रिपोर्ट के अंत में छोटे अक्षरों में लिखे नोट्स टू अकाउंट्स में छिपे होते हैं। वहां आपको मुकदमों, कर्ज की शर्तों और छिपी हुई देनदारियों की जानकारी मिलेगी। चैप्टर 8, वैल्यूएशन की बुनियादी बातें। डोर्सी वैल्यूएशन को समझने के लिए कुछ मुख्य अनुपातों, रेशियोज और सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। 1. पे रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अनुपात है। यह बताता है कि कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए आप बाजार में कितने रुपए दे रहे हैं। कैसे उपयोग करें? इसे हमेशा कंपनी के इतिहास और उसके प्रतिस्पर्धियों कॉम्पेटिटर्स के साथ तुलना करके देखें। एक कम पे वाला शेयर हमेशा सस्ता नहीं होता और एक हाई पे वाला हमेशा महंगा नहीं होता। 2. पीएस रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये अनुपात उन कंपनियों के लिए उपयोगी है जो अभी मुनाफा नहीं कमा रही है या जिनका मुनाफा अस्थिर है। उपयोग, ये बताता है कि आप कंपनी की बिक्री सेल्स के लिए कितनी कीमत चुका रहे हैं। रिटेल और साइक्लिकल कंपनियों के लिए यह बहुत काम आता है। 3. पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। यह शेयर की कीमत की तुलना कंपनी की बुक वैल्यू यानी उसकी संपत्ति की कीमत से करता है। उपयोग, ये बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विश्लेषण के लिए सबसे अच्छा है। सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर की कंपनियों के लिए यह ज्यादा कारगर नहीं है क्योंकि उनके पास भौतिक संपत्ति कम होती है। 4. डिविडेंड यील्ड। यह बताता है कि कंपनी अपनी शेयर कीमत के मुकाबले कितना कैश डिविडेंड दे रही है। चेतावनी, बहुत ज्यादा यील्ड इस बात का संकेत हो सकती है कि कंपनी के पास भविष्य में बढ़ने के रास्ते नहीं है। यील्ड को समझना, अर्निंग्स यील्ड। डोर्सी एक और महत्वपूर्ण टूल बताते हैं, अर्निंग्स यील्ड। ये पे रेशियो का उल्टा होता है, एक डिवाइड बाय पे। यह आपको तुलना करने में मदद करता है कि शेयर में पैसा लगाना सरकारी बॉन्ड एफडी बॉन्ड में पैसा लगाने से कितना बेहतर है। अगर बॉन्ड 7% दे रहा है और शेयर का अर्निंग यील्ड केवल 3% है तो शेयर महंगा है। वैल्यूएशन की सीमाएं, दी पिटफॉल्स। डोर्सी चेतावनी देते हैं कि सिर्फ अनुपातों रेशियोज पर भरोसा न करें क्योंकि 1. अनुपात पीछे का डेटा दिखाते हैं, बाजार भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। 2. एक ही साइज सबके लिए नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनी और स्टील कंपनी का पे एक जैसा नहीं हो सकता। चैप्टर 9, इंट्रिंसिक वैल्यू और डीसीएफ मॉडल। 1. विचार, द कॉन्सेप्ट। किसी भी वित्तीय संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट
कि आज की कीमत वही है जो वो भविष्य में अपनी पूरी जिंदगी के दौरान नकद कैश कमाकर आपको देगी। पैसा आज ज्यादा कीमती है और भविष्य में कम। इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। इसलिए भविष्य के पैसे को आज की वैल्यू पर लाना जरूरी है। 2. डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ के 3 स्तंभ। डोर्सी एक सफल डीसीएफ मॉडल के लिए 3 चीजों की जरूरत बताते हैं। कैश फ्लो का अनुमान। कैश फ्लो एस्टिमेट्स आपको ये अनुमान लगाना होगा कि अगले 10 सालों में कंपनी हर साल कितना फ्री कैश फ्लो कमाएगी। ग्रोथ रेट, कंपनी किस रफ्तार से बढ़ेगी। सावधानी, बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट न माने, क्योंकि कोई भी कंपनी हमेशा 20-30% से नहीं बढ़ सकती। डिस्काउंट रेट, ये वो रिटर्न है जो आप अपने निवेश पर चाहते हैं, अमूमन 10% से 12%। भविष्य के कैश फ्लो को इसी रेट से घटाकर आज की वैल्यू निकाली जाती है। 3. गणना की प्रक्रिया, द प्रोसेस। 1. अगले 10 साल का अनुमान। कंपनी के बिजनेस और मोट को देखते हुए उसके कैश फ्लो का अनुमान लगाएं। 2. टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू 10 साल के बाद भी कंपनी चलती रहेगी। उस अनंत समय की वैल्यू को एक नंबर में निकालना ही टर्मिनल वैल्यू है। 3. आज की वैल्यू। इन सभी भविष्य के कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करके आज की कीमत में बदलें। 4. शेयर की कीमत। कुल वैल्यू को कंपनी के कुल शेयरों की संख्या से भाग, डिवाइड, दे। यही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। 4. सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर से डोर्सी इस बात पर जोर देते हैं कि डीसीएफ मॉडल पूरी तरह अनुमानों पर आधारित है। अगर आपके अनुमान थोड़े भी गलत हुए तो वैल्यू बदल जाएगी। नियम, अगर आपकी निकाली गई वैल्यू 100 रुपए है तो उसे 100 रुपए पर न खरीदे। उसे तब खरीदे जब वो बाजार में 60 रुपए या 70 रुपए पर मिल रहा हो। जितना अनिश्चित, रिस्की बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों, सेक्टर्स का विश्लेषण। 1. हेल्थ केयर फार्मा। इस क्षेत्र में सब कुछ R&D, अनुसंधान और पेटेंट पर निर्भर करता है। क्या देखें? कंपनी की प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी है, यानी भविष्य में कौन सी नई दवाइयां आने वाली हैं। खतरा, जब किसी दवा का पेटेंट खत्म होता है तो मुनाफा तेजी से गिरता है। 2. उपभोक्ता सेवाएं, कंज्यूमर सर्विसेज रिटेल। रिटेल कंपनियों के लिए पैमाना, स्केल ही सब कुछ है। क्या देखें? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। क्या पुराने स्टोर से होने वाली कमाई बढ़ रही है। मोट, एक मजबूत ब्रांड और कम लागत पर सामान पहुंचाने का नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन। 3. वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स। बैंकों का विश्लेषण अन्य कंपनियों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उनका कच्चा माल और उत्पाद दोनों ही पैसा है। क्या देखें? एनपीए, बैड लोन्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम। मोट, ग्राहकों का भरोसा और कम लागत पर डिपॉजिट, कासा रेशियो, जमा करने की क्षमता। 4. टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। यहां बदलाव बहुत तेजी से होते हैं, इसलिए यहां मोट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। क्या देखें? स्विचिंग कॉस्ट्स। क्या ग्राहकों के लिए सॉफ्टवेयर बदलना मुश्किल है। खतरा, नई तकनीक का आना जो पुरानी कंपनी को बेकार कर दे, जैसे पुराने सॉफ्टवेयर बनाम क्लाउड कंप्यूटिंग। 5. औद्योगिक और बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्रियल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनियां अर्थव्यवस्था के चक्र, साइकिल पर चलती है। क्या देखें? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या फैक्ट्रियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। मोट, कम लागत पर उत्पादन और भौगोलिक लाभ, लोकेशन एडवांटेज। दी फाइनल टेकअवे। पैट डॉर्सी की ये पूरी किताब एक चेकलिस्ट की तरह काम करती है। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको इन चरणों से गुजरना चाहिए। 1. फिल्टर उन कंपनियों को हटा दे जिनका बिजनेस समझ नहीं आता या जो पैसा नहीं कमा रही है। 2. गुणवत्ता, क्वालिटी। क्या कंपनी के पास एक मजबूत इकोनॉमिक मोट है। 3. ईमानदारी,
इंटेग्रिटी, क्या मैनेजमेंट शेयर धारकों के प्रति वफादार है? 4. कीमत, प्राइस, क्या शेयर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर मिल रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 5. अनुशासन, डिसिप्लिन, शोर से बचें और अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।